हेलो गाइज, क्या हाल चाल। मेरा नाम नवीन मिश्रा है, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मैंने बोला था ना, मात्र 1 इंच यहाँ पर देख सकते होंगे आप, इधर हाँ यहाँ पे मात्र 1 इंच फूटा था, ठीक है। लेकिन खून बहुत ज़्यादा निकल गया था। आप लोग जान भी करते हैं कि माथा का खून कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए रेस्ट करना पड़ेगा। आज से कोई मतलब एक भी दिन रेस्ट नहीं होगा, ठीक है। रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा और रोज़ आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आज जय प्रबंधन का पार्ट 3 है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यार बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। इतना मजा आएगा आप लोग पढ़ने में, मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से जवाब दे सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन का, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है यार, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, मेरा ही पापा कोई करोड़पति या लाखपति नहीं है। आप लोगों को कहने का नहीं है बोर्ड उधार लेकर खरीद लिया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ यार, आप लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। मैं आप लोग से ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि 400 रुपया 200 रुपया ऐसे महीना दीजिए तभी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक है। केवल आप लोग सब्सक्राइब कर देना है, वो भी फ्री में ही करना है, ठीक है। तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस सबसे पहले आगे चित्र को समझते हैं। तो चित्र देखने करते हैं कितना मतलब अच्छा चित्र बना है, ठीक है। तो इस सबको अच्छा से देख लीजिए, ये सब कहाँ कहाँ लोकेशन रहता है, इसका मैं जी आमाशय कहाँ रहता है, यकृत कहाँ रहता है, ये सब को आगे देख लीजिए क्या होता है ये सब। देखिए, तो सबसे पहले ये क्या है, मुंह यानी मुख गुहा है। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, मंगलम पाठ का दूसरा का नाम श्लोक है, अरुणर्यान महतो मर्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम। गुहायाम यानी गुफा है, ठीक है। यानी मुख गुहा का मतलब क्या होता है, मुंह का किस शेप का है, जैसे हम बाएं तो ये गुफा का शेप का ना है, तो इसलिए इसे मुख गुहा यानी माउथ की कैविटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, जीवा। जीव आप लोग जानते करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो मुंह के नीचे वाला भाग, मुंह के नीचे वाला भाग क्या कहता है, ग्रसनी यानी फेरिनेक्स। फेरिनेक्स हो गया। और ग्रसनी के नीचे वाला भाग जो यहाँ तक जाता है आमाशय तक यानी स्टोमक तक, उसे क्या कहते हैं, ग्रास नली यानी इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस, ठीक है। अब देखिए ये डायफ्राम हो गया, तो डायफ्राम मतलब यहाँ पर रहता है, यहाँ पर, ठीक है। हम यहीं पर बना दिए हैं आप लोग बढ़िया से बना दिए। चित्र मतलब अच्छा उतना नहीं आया है, लेकिन आप लोग अच्छा से बनाइए। तो हम अपना जो 10th में फिगर बनाए हैं उसको आप लोग देख कर बना दीजिएगा, बहुत अच्छा फिगर है वो, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, ठीक है। यही लीवर है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो लीवर होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट होता है वो क्या होता है, यह अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज होता है। इसी पेनक्रियाज के चलते हमारा रैगिंग हुआ था नवोदय में जब गए थे, तब, ठीक है। भैया लोग आके पूछ रहे हैं लोग कि पेनक्रियाज जानता है, पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हम क्या किए थे, हमको मालूम था तो हम बता दिए थे, नहीं तो बहुत पिटाते हम, ठीक है। पिटाते नहीं तो मतलब ऐसे ही बोली सुन के। तो यही तो अग्न्याशय है, ठीक है। तो ये सब इंग्लिश ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये मछली आकार, मछली के आकार का है, इसको क्या कहते हैं जानते हैं, पित्ताशय यानी गैर ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैर ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पित्ताशय के नीचे, मछलिया के नीचे पोछवा है, तो पोछवा क्या कहते हैं, पित्त नली यानी बाइल डक्ट या बाइल कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब यकृत आपको बताइए दें क्या है, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, ठीक है। ये जो मोटका मोटका है इधर पूरा शेप घेरा है, उसे क्या कहते हैं, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए जो बीच में है ये सबसे बड़ा का पार्ट यही होता है, ठीक है। 6 मीटर होता है लगभग। अब देखिए क्षुद्रांत या छोटी आंत, इसे क्या कहते हैं, ये जो बीच में सपुआ जिसन है इसे क्या कहते हैं, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला पार्ट में क्या कहते हैं, गुदा द्वार यानी मल द्वार कहते हैं, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। अब आपको फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फिगर वाइज सब समझा दिए कि कौन सा अंग कहाँ होता है, उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो आपको यह पूरा फिगर समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने फिगर होते हैं, कौन सा अंग कहाँ होता है, इस सब का लोकेशन आपको
दिखा देगा, शरीर में दिखा देगा, सब समझा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं नोट्स बनाया हुआ है 10th में, उसको मैं क्या करूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और जिनको नोट्स चाहिए वो अपने जाकर पढ़ लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और अपना से नोट्स बनाइए, क्योंकि सेल्फ रिटेन नोट्स बहुत काम आता है, ठीक है। कोई भी टॉपर को लिखिएगा वो अपना खुद का नोट्स बनाता है, किसी दूसरे का नोट्स को पढ़ लेगा, भले पढ़ने के लिए रखेगा, पढ़ लेगा, ठीक है, लेकिन अपना जो लिखिएगा वही जाकर एग्जाम में लिखिएगा। क्योंकि एग्जाम में भी देखते हैं साफ साफ में लिख दिया जाता है कि अपने भाषा में अपना सवाल अपने भाषा में लिखे, अपना भाषा में लिखिए तो वही अच्छा रहेगा। देखिए, तो उसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसको अलग। और जब 7 गोबर है उसी नोट्स का 1-2 बार लिख लेगा ना, तो वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर पाचन तंत्र क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आहार नाल समझिए किए हैं, मुंह से लेकर जो मल द्वार तक जो नली होता है उससे हम आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। पाचक ग्रंथि समझ में करते हैं, लार में भी 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, देखो कर रहे हैं। और बहुत सारी ग्रंथि होती है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। इधर क्या होता है, यकृत होता है, यकृत भी एक ग्रंथि है। तो इन सभी ग्रंथियों को और आहार नाल जो है नलिया है, ओकरा के पाचक ग्रंथि के अगर एक जगह जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। देख लेते हैं, सब फिगर में बता दिए हैं। अब देखिए, दंत अस्थिक्षय क्या होता है, ठीक है। हाँ, और जो पाचन तंत्र के नीचे जो 6 नोट्स बनाए हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता रहता है। तो उसमें क्या है, एकदम ईजी है। अब देखिए, उसको समझ लीजिए। उसमें पहला पॉइंट लिखा होंगे कि आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। आहार नाल कितना मीटर लंबा होता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है। अब देखिए, तो उसको याद रखिएगा। अब उसके बाद लिखा होंगे सर, टाइलिन एंजाइम पाचक क्या बोलते हैं, स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सैलावरी या माइलिस कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद दांत का भेद पढ़ाए होंगे, तो दांत के भेद भी इसको समझ लीजिए। पहला होता है कर्तनक, भेदक, अगर चौनक और चौनक होता है, ठीक है। तो कर्तनक क्या करता है, काटने का काम करता है, यानी जो है ना कर्तनक है, ठीक है। 4 दांत का कर्तनक है। अब भेदक है, जो हाय वाला है 2, इसे भेदक कहते हैं, भेद देता है। अब देखिए, अगर चौनक क्या होता है, इसके आगे च होता है 2, उसे क्या कहते हैं, अगर चौनक होता है। उसके आगे का जो च होता है उसे क्या कहते हैं, चौनक कहते हैं। तो आप अगर चौनक की सब समझ गए। हाँ, उसमें एक और बात लिखवाएंगे कि माजा गुहा क्या होता है। तो दांत के भीतर जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, माजा गुहा कहते हैं। तो दांतवा आपको उजर दिख रहा है ना, तो ये अंदरों उजर रहेंगे, ठीक है। लाल लाल करके जैसे माजा टाइप का पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, माजा गुहा कहते हैं। अब देखिए, दंत अस्थिक्षय क्या होता है, तो नाम से पता लगता है यार, दंत अस्थिक्षय, दांत की हड्डियों का झरना ही क्या कहलाता है, दंत अस्थिक्षय कहलाता है। तो अगर आपको एग्जाम में याद नहीं होता तो इसी को लिख दीजिएगा, लेकिन इसको समझ लीजिए क्या दंत अस्थिक्षय एक प्रोसेस होता है, टूथ डिके इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो दंत अस्थिक्षय क्या होता है। अब देखिए, जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, इसको हम खाते हैं तो क्या होता है, इसमें जो शुगर होता है यानी जो चीनी होता है, वो चीनिया क्या होता है, दांतों पर आके जमा हो जाएगा। मतलब अच्छा सफाई कीजिएगा तो नहीं जमा होगा, और सफाई अगर नहीं कीजिएगा तो दांतों पर आकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और मुंह में जो जीवाणु पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो क्या करेगा, इसे रिएक्शन कर देगा, और रिएक्शन करके अम्ल बना देगा। और अम्ल जमने करते हैं, कितना खतरनाक चीज़ होता है, वो अपने दांतों को झाड़ देगा, ठीक है। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, दंत अस्थिक्षय कहते हैं। डेफिनेशन बहुत अच्छा से लिखवा दिए हैं, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, दंत प्लाक यानी डेंटल प्लाक क्या होता है, ठीक है। तो नाम से क्या लगता है, प्लाक। अरे पियरी समझते हैं, पियरी भोजपुरी में देहात में लोग कहते हैं दांत पियरी जम गया, ठीक है। तो वो पियरी को हिंदी में क्या कहते हैं, दंत प्लाक, इंग्लिश में डेंटल प्लाक कहते हैं, ठीक है। तो ये सब विदेशला भाषा हो, ठीक है। तो देखिए, अब ये क्या होता है, इसको समझिए। तो डेंटल प्लाक क्या होता है, तो जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना का जो महीन कौन होता है वह के दांतों पर जमा हो जाता है, ठीक है। अगर आप सफाई करेंगे तो नहीं जमा होगा, सफाई नहीं करेंगे तो जमा हो जाएगा, और जमा होत मोटा परत बना लेगा। ऐसी मोटा परत क्या करते हैं, दंत प्लाक करते हैं, ठीक है। अब मोटा परत पियरी देखबे कि नहीं छेड़ रहता है, समझ में एक दंतवा पियरी छेड़ दिल बा, लोग नहीं पता है, ठीक है, याद करो। तो वही है दंत प्लाक, ये विदेशला भाषा है, ठीक है। तो दंत प्लाक आपको समझ में आ गया होगा। अब है ग्रसनी यानी फेरिनक्स क्या होता है, तो मुख गुहा के निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी यानी फेरिनक्स कहते हैं। इसका 2 पार्ट होता है, एक निगल द्वार होता है, ठीक है। निगल द्वार कहाँ खुलता है,
ग्रास नली में खुलता है जो आमाशय तक जाता है, ठीक है। और कंठद्वार कहाँ खुलता है, वो श्वसन नली में खुलता है, ठीक है, जो फेफड़ा तक जाता है। तो उसको आप समझ लीजिए रोशनी क्या होता है। अब देखिए लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के मुख में 3 प्रकार के लार ग्रंथि होता है। एक पैरेटिक लार ग्रंथि, दूसरा सब मेडिकुलर लार ग्रंथि, तीसरा सब लिगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। तो जब लिखवाए हैं तरह तो ऐसे ही मत लिख दीजिए, ठीक है। ये सब इसका कहने का मतलब ये होगा कि लार ग्रंथि यहाँ पर लिखा है, तो इसका समझ में पड़ता है। अब देखिए एपिग्लॉटिस क्या होता है, ठीक है। तो कंठ द्वार के ऊपर है, कंठ है, एक ऊपरवा क्या होता है, एक पट्टी जैसी रचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा ना तो क्या होगा, भोजन जब लीजिएगा भोजन, ठीक है, तो क्या होगा, तो चल जाएगा फेफड़ा में, आ जाकर मर जाइएगा। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए एग्जाम में पूछता रहता है कि एपिग्लॉटिस क्या होता है। तो कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस यानी पट्टी जैसी रचना होती है, ठीक है। अब इसको आपको याद हो गया होगा कि एपिग्लॉटिस क्या होता है। अब अगर इसका क्या काम होता है, तो मनुष्य जब भोजन करता है, उसको मैं डिटेल में लिखा दिया है, ये मनुष्य जब भोजन करता है तो क्या होता है, जो भोजन होता है उसको श्वासन नली में जाने से कौन रोकता है, यहाँ एपिग्लॉटिस रोकता है। तो इसका कार्य आप समझ गए, आप एपिग्लॉटिस समझ लीजिए कि एपिग्लॉटिस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पाचन यानी डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से क्या किया जाता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी अपघटित कर दिया जाता है, जिससे वे क्या होते हैं, कोशिकाओं में चले जाते हैं और हमारे शरीर के वृद्धि, विकास एवं फूल की मरम्मत आदि सभी कार्य करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाचन या डाइजेशन कहते हैं। तो आपको पाचन या डाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब उसमें बताएं कि एंजाइमों की सहायता जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे पाचन कहते हैं, ठीक है। अब एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम को समझिए, शरीर में जैव उत्प्रेरक पदार्थों को ही क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। यानी जो मतलब जो भोजन को पचाने में जो भोजन को पचाता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। सरल भाषा में समझिए। लास्ट नंबर टॉपिक है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन क्या होता है। तो इसको समझिए, अवशोषित भोजन को शरीर के द्वारा उपयोग में लाना ही स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहलाता है। मान लीजिए अवशोषित भोजन मतलब भोजन जो पच उच कर जो उससे न्यूट्रिशन मिलता है उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहलाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे। अब देखिए आप स्वांगीकरण तक समझ लिए थे, उसके बाद देखिए क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। पेरिस्टाल्सिस को समझिए। तो जब भोजन ग्रास नली में जाता है, यानी ग्रसनी के निचले वाला भाग जो अमाशय के ऊपर, ग्रसनी और अमाशय के जो बीच का जो भाग होता है उसे ग्रास नली कहते हैं। जब भोजन उसमें जाता है तो क्या होता है, उसमें सिकुड़ाव और फैलाव उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है, सिकुड़ाव में तो फैलाव उत्पन्न होता है। यार भोजन जाएगा तो क्या होगा, सिकुड़ाव और फैलाव शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब सिकुड़ाव और फैलाव शुरू होता है तो इस क्रिया को क्या करते हैं, क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और इस मोशन को, इसमें मोशन होता है ना, आना जाना, इसे मोशन है। इसी मोशन को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति यानी क्रमाकुंचन मोशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ लिया, क्रमाकुंचन में कुछ नहीं है। हाँ, क्रमाकुंचन के दौरान पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्या अगर क्वेश्चन पूछ देगी क्रमाकुंचन के दौरान क्या पाचन क्रिया होती है, तो नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अमाशय यानी स्टोमक, ये सब जो चार्ट लिखवाए हैं इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अमाशय यानी स्टोमक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें जरूरत है ना, यहाँ पर अमाशय फिर बताए हैं, अमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, ठीक है। और उन जठर रस होता है उसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट पाया जाता है, यानी 3 प्रकार का मतलब सामान पाया जाता है। समझ लीजिए, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये सब तीनों पाया जाता है उसमें। जठर रस होता है उसमें, इन तीनों का स्राव होता रहता है, ठीक है। अब HCl क्या करता है, तो HCl का क्या काम होता है, जब भोजन हम लोग करते हैं लोग तो उसमें जो कीटाणु होता है तो आधा तो लारे मर जाता है, जब बचा रहता है तो क्या करता है, ढक 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 जाएगा लोग, और वहाँ पर क्या करता है लोग, साफ HCl तैनात रहेगा, वालों को ढक ढक जितना भी कीटाणु हो जाता है सबको मार देता है, ठीक है। तो HCl का क्या काम होता है, अम्ल तो यार मरबे करेगा, जन्म करते हैं, ठीक है। तो ये HCl के कारण क्या होता है, जितना भी कीटाणु जो हम लोग मान लीजिए खाते तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, ठीक है, हम लोग खाते हैं तो इसी HCl की मदद से उनका अंत किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद पेप्सिन, इस जठर रस से पेप्सिन निकलता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है, जिससे सरल हो जाते हैं और इनका पाचन मंडल बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन को पचाने वाला काम कौन करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम करता है, ठीक है। और उसके बाद इससे एक और एंजाइम निकलता है जब हम लोग छूटे रहते हैं लोग, रेनिन किससे निकलता है, तो यानी
स्टोमक यानी अमाशय से निकलता है, ठीक है। तो यही रेनिन नामक एंजाइम के कारण ही दूध का पाचन होता है। और ये कब स्राव होता है, इसका स्राव कब होता है, मतलब ये कब निकलता है, जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो, यानी छोटी उम्र में ये रेनिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, ठीक है। तो आपको समझ, हाँ, यहाँ पर जो 3 लीटर लिखे हैं, इसका मतलब यह हुआ है कि प्रतिदिन का जो मतलब डेली का कोटा होता है, ठीक है, मैंने जो अमाशय होता है, अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर, लगभग 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, यानी जठर रस का स्राव होता है, ठीक है। और जठर समझते हैं ना, जठर, अरे जठराग्नि ना होला, ये इसी में जब खाना नहीं खाते हैं ना, इसी में जब इतनी मिलता है, भड़कम मचाता है, तो इसे क्या कहते हैं, जठराग्नि, यानी पेट की अग्नि, इसीलिए जठर रस कहा जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, तो जब हम भोजन नहीं करते हैं, बहुत दिनों तक भोजन नहीं करते हैं, तो इसमें जो क्या होता है, घाव टाइप का हो जाता है, लगेगा दुखाने घाव हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर या आमाशयी घाव कहते हैं, खाए में घाव कहते हैं, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर आप समझ। अब पेप्टिक अल्सर किन लोगों में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो अधिक दिनों तक भोजन नहीं करेंगे, जैसे 10 दिन 20 दिन ऐसे भोजन नहीं करते हैं, तो उन्हीं में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर पाया जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है। और काइम क्या होता है, तो अमाशय में भोजन का रूप कैसे होता है, गढ़े लेई की तरह रहता है, यानी पेस्ट की तरह रहता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। आप समझ गए काइम किसे कहते हैं। इस काइम के नीचे मैंने 8 पॉइंट लिखा है, ठीक है। उन 8 पॉइंट को अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में काम आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, तो जो हमें करते हैं, क्या करिएगा लो पॉक्स के मुँह में चला जाएगा, ठीक है। तो इन 8 पॉइंटों को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट में आपको लिखा होगा कि जो छोटी आंत होता है, यानी जो क्षुद्रांत होता है, वो ग्रहणी क्यों बोल रहे हैं, आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट होता है, यानी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर की लंबाई होती है उसकी। और उसमें से 6 मीटर ये रहता है, इतना गुजु फिगर में बताए हैं, 1-2 लाइन में से बताए, वैसे नहीं होता है, गुजु लड़े कि साफ, मतलब 8 से 9 मीटर तो आहार नाल होता है, पूरा हिया से लेकर मधुआ तक तो आहार नाल होता है। और उसमें से देख लीजिए, उसमें से 6 मीटर खाली ये होता है। और इसका जो मोटाई होता है 28 cm का होता है, उसको भी मैंने पॉइंट में लिखा दिया होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऐसा लिखा होगा कि मुंह में जो क्या होता है, जो मुख से गुहा से ही पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने कहाँ से मनुष्य पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो क्या बताइएगा, मुँह से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मुँह में क्या होता है, लार एंजाइम पाया जाता है, बतेबे किए कि 3 लार एंजाइम होता है, तो उसी से वहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद लिखा होगा कि शाकाहारी जंतुओं का जो आहार नाल होता है वो बहुत लंबा होता है, मतलब सर्वाहारी और मांसाहारी की अपेक्षा बहुत लंबा होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनको क्या करना होता है, सेलुलोज का पाचन करना होता है। और सेलुलोज क्या होता है, तो ये सब कहाँ पाया जाता है, घास फूस इस समय पाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी सेलुलोजों का पाचन करने के लिए उनका जो पाचक, जो क्या बोलते हैं, सेलुलोज का पाचन करने के लिए ही इनका जो आहार नाल होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है। आप देखे होंगे बकरी जब कटाती है तो देखते हैं खाली उसका औतड़िए रहेगा। अरे औतड़ी का मतलब समझते हैं, छोटी आँत, बड़ी आँत, खाली औतड़िए रहेगा, मतलब यहाँ से लेकर हुआ तो 52 फीट का खाली औतड़िए रहता है साइड में, 52 फीट कह दिए हैं, तो इसका मतलब ही नहीं क्या कहना है कि 52 फीट नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जो औतड़ी होता है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनका औतड़ी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हम लोग की अपेक्षा सर्वाहारी का तो मिडिल में होता है, और सबसे छोटा किसका होता है, मांसाहारी के, क्योंकि उनको क्या करना है, मांस को बचाना है, उनके लिए बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए, जो ग्रहणी, जो छोटी आंत होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को क्या कहते हैं, ग्रहणी यानी पकवासय कहते हैं। दूसरा भाग को क्या कहते हैं, जेलुलम यानी जेलुलम कहते हैं, ठीक है। और तीसरा भाग को इलियम कहते हैं, ठीक है। तीसरा भाग को इलियम कहते हैं। तो ग्रहणी यानी पकवासय क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोडुनम इसे कहते हैं, डोडुनम। तो डोडुनम क्या होता है, ठीक है, खूब नाम रहता है इंग्लिश में, डोडुनम, पेनक्रियाज का काली नाम रहता है, ठीक है। तो इस सबको ध्यान से रखिएगा कि आगे जाइएगा, आगे क्लास में तो कौन नहीं पढ़ाएगा हिंदी में, सारा कौन इंग्लिश में पढ़ाएगा। तो आप बौकिया जी कि डोडुनम क्या होता है, कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर तो बढ़े रहेगा। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं लोग जठर रस, और वहाँ पर पढ़ा है गैस्ट्रिक जूस, तो पॉक मुँह बढ़िएगा, खाली सर्च कीजिएगा, क्या ना सर्च कर, तो उससे अच्छा है यहीं पर, मतलब अच्छा से पढ़ लीजिए, टॉपिक को कम से कम याद रखिएगा इंग्लिश में ना, तो बहुत फायदा देगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, ग्रहणी यानी पकवासय यानी डोडुनम क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन में लिखा होगा कि ग्रहणी
छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। छोटी आंत का क्या होता है? सबसे पहला भाग होता है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग से, पाइलोरिक भाग के ठीक नीचे से शुरू होता है। ठीक है, अमाशय के पाइलोरिक भाग जो होता है ना, जैसे मान लीजिए अमाशय हो गया, इसे अमाशय रहता है, नीचे वाला जो भागवा होता है पाइप की तरह का, उसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग, उसी के नीचे से शुरू होता है। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए पित्त क्या होता है, यानी बाइल, पाइल नहीं बोले, पाइल्स नहीं बोल रहे, ठीक है, बाइल, BILES। ठीक है, बाइल क्या होता है? तो बाइल क्या होता है? तो पित्त यानी बाइल गाढ़े एवं हरे रंग का, ये क्या होता है? गाढ़ा और हरा रंग का एक द्रव्य होता है। ठीक है, अब ये गाढ़ा और हरा रंग का द्रव्य है, ये क्या करता है? ये जब अमाशय से जब भोजन निकलता है अम्लीय रूप में, कायम जो निकलता है अम्लीय रूप में, तो ये पित्त नली को देवे के सब फिगर में वो समझा दिए हैं। ये मछलियाँ आकार का होता है, जब पित्त ऐसे होता है, पित्ताशय होता है, उसका जो नीचे वाला भाग होता है पित्त, उसी पित्त नली से आएगा और कायम को क्या करेगा? मतलब उधर से अम्लीय रहेगा, इधर से क्षारीय जाएगा तो न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, अब देखिए पित्त का काम क्या होता है? तो अमाशय से जो अम्लीय भोजन आता है तो उसको क्या करता है? क्षारीय कर देता है। अब पित्त के लवणों के साथ दूसरा नंबर जो काम होता है, पित्त के लवणों की सहायता से ही क्या होता है? जो वासा रहता है, वासा का विखंडन होता है, और इसी वासा के विखंडन को क्या करते हैं? पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण भी आप समझ लीजिए, पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो वासा के कोणों का विखंडन क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। और अग्न्याशय क्या होता है, यानी पेनक्रियाज क्या होता है? तो अमाशय के ठीक नीचे एक पीले रंग का ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय ऐसे भी लिखा जाता है, और यह भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्न्याशय आप जैसे भी लिखते हैं वैसे ठीक है। तो पेनक्रियाज यानी क्या होता है? पेनक्रियाज। तो ये तो आपको कभी नहीं बुलाया है, किसी भी चलते नवोदय नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड क्या होता है? तो कायम के तरल भाग को चाइल्ड कहते हैं। यानी कायम क्या होता है? गाढ़े लेई की तरह होता है, और ये जब द्रवित रूप में हो जाता है, यानी इसमें जब पानी का मात्रा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं। अब देखिए सिक्किम क्या है? तो बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने वाला एक पाइप होता है, उसे क्या कहते हैं? सिक्किम कहते हैं। उस समय समझिए कि उसमें क्या होता है? सिक्किम के लिखा रहता है शीर्ष, लेकिन सिक्किम के शीर्ष कहाँ रहता है? सिक्किम के नीचे वाला जो भाग रहता है ना, हमारे ख्याल से उसी को क्या कहते हैं? परिवेशिका यानी अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए रसांकुर या दीर्घरोम क्या होता है, यानी बिलाई क्या होता है? अब बिल्ली लिखा है लेकिन इसे बिलाई पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये बिलाई क्या होता है? तो छोटी आंत की आंतरिक भित्तियों पर असंख्य, एगो दूगो ना, असंख्य का मतलब अनगिनत। ठीक है, तो असंख्य उंगलियों जैसा प्रवर्ध बना रहता है, उंगली जैसा ऐसे प्रवर्ध बना रहता है, उसी को क्या कहते हैं? रसांकुर या बिलाई कहते हैं। अब उसके नीचे हम क्या लिखते हैं नोट में? इलियम के रसांकुर के द्वारा ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो पचा रहेगा भोजन उधर, तो भोजन में पचा रहेगा, वो किसके द्वारा अवशोषित होता है? तो इलियम के रसांकुरों के द्वारा ही अवशोषित होता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि रसांकुर या दीर्घरोम क्या होता है। अब देखिए बहिर्विषीकरण क्या होता है? ठीक है, तो बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, यानी बड़ा का जो नाट होता है इतना मोटा का, उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, उसका एक ही काम होता है, वो क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। जो अतिरिक्त जल रहता है उसका अवशोषण कर लेगा, उसे क्या बना देगा? मल बना देगा, और मल बनाकर रेक्टम में लाकर रख देगा, और उसे गुदाद्वार यानी मलद्वार से त्याग दिया जाता है। आप लोग हंसिए मत, त्यागता है वही ना। ठीक है, तो बहिर्विषीकरण का आप समझिए क्या? बहिर्विषीकरण का अगर डेफिनेशन कोई पूछे क्या? बड़ी आंत में पचे हुए भोजन का केवल जल अवशोषित कर दिया जाता है, यानी जल का अवशोषण हो जाता है। और जब जल का अवशोषण हो जाता है तो पचे हुए भोजन किस रूप में आते हैं? मल के रूप में आते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहिर्विषीकरण यानी बाहर करने की क्रिया बहिर्विषीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। और हाँ, इसके आगे जो है वो क्वेश्चन सब है, उसको आप एक दो बार पढ़ लीजिए तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।